जैसे 11-12 साल की हुई, खुद का सगा भाई, मतलब गलत तरीके से छू रहा, समझ तो नहीं आया पर मैंने जो हाथ में आया मार दिया उसको। जब भाभीसा को सब चीज़ बताई है उन मम्मी ने, तो उन्होंने बोला तुम्हारी बेटी में खोट है, तुम्हारी बेटी नीच है, इसलिए तो उसके साथ ये हो रहा है। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, किसी से तो मुझे प्यार मिलेगा, किसी से तो मुझे शायद कुछ ना कुछ तो मिलेगा। बचपन से बहुत जलने के बाद ये सोचा कि चलो उसकी फैमिली वाले मुझे अगर माँ बाप का प्यार दे देंगे बहुत है। उसने बोला मैं मना लूंगा, धमकी दे दी, उसकी खुद की बेटियों को मारने की धमकी दे दी उसकी माँ ने, बाप ने, तो उसने मेरे को बीच रास्ते में छोड़ दिया। का तो कहीं पे भी जाके मुंह मार लेता है, चलता है। लड़कों का क्या होता है, उनकी इज्जत थोड़ी जाती है, इज्जत तो लड़की हुई जाती है। तुम्हें संभल के रहना चाहिए था। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ मैं, और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है अविनाश भी अभी आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि भाई आप लोगों ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतना सपोर्ट किया है कि आज मायका की जो वीडियोज़ हैं, मायका का जो कंसेप्ट है, मायका की जो सोच है, वो देश के हर कोने कोने तक पहुँच रहा है। क्योंकि हमारे पास लेडीज़ असम से और मतलब साउथ से, नॉर्थ से, हर जगह से हमारे पास लेडीज़ आ रही हैं, मगर कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि किसी भी स्टेट में एक ऐसी एनजीओ नहीं है जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को रख रही हो। गवर्नमेंट ने काम कर रखे मगर वो एक टेम्परेरी शेल्टर हो गए, मतलब कुछ दिनों के लिए दिया जाता है शेल्टर। जब तक महिला रहना चाहती, जब तक उनका केस सॉल्व नहीं हो, तब तक उनको कहीं भी ऐसी सेफ जगह नहीं मिलती है जहाँ पे वो रह सके अपने बच्चे के साथ। सबसे बड़ी बात है अपने बच्चे के साथ। कोई भी गवर्नमेंट शेल्टर माँ और बच्चे को एक साथ नहीं रख रहा है। तो खैर, मायका उन महिलाओं के लिए है जो महिलाएं अपने घर से परेशान है, पीड़ित है, सास ससुर से पीड़ित है, कोई अपने पति से पीड़ित है, कोई अपने देवर देवरानी से, जेठ जेठानी से, और घर वाले साथ नहीं दे रहे, उनके खुद के मायके वाले साथ नहीं दे रहे हैं। तो वैसी महिलाएं इधर आके अपने बच्चों के साथ आके रह सकती है और रह रही हैं बिल्कुल मुफ्त में। कोई हम पैसा नहीं लेते हैं, कोई मायका महिला आश्रम पैसा नहीं लेती है रखने के लिए। तो जो स्क्रीन पे ऊपर नंबर आ रहा है, अगर कोई भी महिला ऐसे चीज़ों से जूझ रही है, पीड़ित है और हिंसा का शिकार हो रही है, वो इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकती है। 10 से 6 के बीच में हमारी जो कॉलिंग टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है। अगर आप 10 बजे से पहले या 6 बजे के बाद कॉल करते हैं तो कॉल रिसीव नहीं होगी, क्योंकि देखिए हमारा कॉलिंग स्टाफ भी एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है। 10 से 6 वो लगातार कॉलिंग पे बैठा होता है, वो भी थक जाते हैं। तो इसलिए हमने 10 से 6 की टाइमिंग रखी हुई है, क्योंकि ये एक प्रॉपर एक नॉर्मल ऑफिस टाइमिंग है। 6 बजे के बाद अगर आप कॉल करते हैं तो कॉल रिसीव नहीं होगी, मगर ज़रूर अगले दिन 10 बजे आपको कॉल बैक ज़रूर की जाएगी कि आपने कॉल किया था, बताइए क्या काम है, क्यों आना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ एक महिला है जो शायद अपना नाम और पहचान छुपाना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कहीं ना कहीं कि उनके घर की इज्जत खराब हो। हर महिला यही चाहती है, इसलिए आज जितनी भी वीडियोस मुंह ढक के बनाई गई है वो इसी चीज़ की वजह से बनाई गई है, क्योंकि आज भी अगर महिला इधर आके रह रही है अपने घर वालों की वजह से, मगर उनको अंदर ही अंदर एक चीज़ रहती है कि मेरे घर वालों की इज्जत खराब ना हो, तो उन्होंने अपना नाम और पहचान छुपाना रखा, सही समझा। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इनको अपना घर परिवार छोड़कर एक छोटे से बच्चे के साथ, 1.5 महीने के बच्चे के साथ मायका महिला आश्रम में आके रहना पड़ा। तो मैम नमस्ते। तो आपसे मैं नाम और आपकी पहचान नहीं पूछना चाहती, मगर मैं ये ज़रूर पूछूंगी कि आप कहाँ की रहने वाली हैं? राजस्थान। तो मैम आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको राजस्थान से मतलब हरियाणा आना पड़ा मायका महिला आश्रम? स्टार्टिंग से बताऊं मैम, तो मैंने ज़िंदगी में बचपन से लगा के बहुत भेदभाव देखा है अपने लिए। जैसे कि जन्म लेते ना मेरे खुद के पापा, बुआ, दादी, मतलब पैदा होते फेंकने वाले थे। वो तो मेरी मम्मी अच्छी थी जो बचा लिया, बोली कि नहीं मेरी बेटी है, बाकी सब गोरे हैं मेरे घर में, मेरा कलर मेरे पापा पे गया है, मैं सांवली हूँ। तो उन्होंने बोला कि फेंक देते हैं, दहेज ज़्यादा देना पड़ेगा शादी में, और कैसे पालेंगे इस लड़की को।
तो दादी ने साफ बोल दिया, बुआ ने तो साफ ही बोल दिया कि नहीं इसको रखना ही नहीं है, गड्ढे में जाओ दबा के आओ। मम्मी उसी टाइम मतलब उसी टाइम बोल दिया। मम्मी डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल से घर लाते ही फेंकने वाले थे, मम्मी ने छीन लिया और पापा को धमकी दे दी कि नहीं मेरी छोरी को कहीं नहीं देने दूंगी, मैं ना कहीं फेंकने दूंगी, मेरी छोरी को मैं यहाँ से ले जाऊंगी, मैं खुद पाल लूंगी, आपको नहीं रखना है कोई बात नहीं, मैं पाल लूंगी। उसके बाद से मतलब हर चीज़ में जैसे जैसे बड़ी हुई ना, मतलब सबसे ज़्यादा भेदभाव मैंने ही देखा है कि नहीं, चाहे खेलना हो चाहे कोई भी हो, नाम से भी मुझे नहीं बुलाते, काली बोलते थे, तो मुझे बुरा लगता था अंदर ही अंदर। और सबसे ज़्यादा प्यार भाई बहनों में सबको मिलता था, मेरे को हर चीज़ से अवॉइड की जाती थी कि नहीं ये नहीं देना इसको, ये नहीं देना, ये नहीं देना, मतलब अंदर अंदर बहुत बुरा लगता था, प्यार नहीं मिलता था, खाली मम्मी से मिलता था। मम्मी यही बोलती थी कि बेटा पढ़ लिख ले ताकि तू कुछ बन जाए। हर चीज़ मेरे लिए मम्मी इतना बचा के रखती थी, जितना किसी भाई बहन को मम्मी ने प्यार नहीं दिया उतना मुझे दिया। मम्मी ने बोला कि मेरी बेटी है अकेली जिसको किसी का प्यार नहीं मिल रहा है, तो पढ़ने में लगाया ताकि मैं पढ़ लिख सकूं। मेरी माँ बिल्कुल अनपढ़ थी, चाहे मैं स्पोर्ट्स हो चाहे कोई भी चीज़ हो, तो मुझे पसंद था रनिंग वगैरह सब चीज़ करना। जैसे ही कट हाफ पैंट पहन लिया, कुछ भी पहन के रनिंग कर रही हूँ, तो बड़ी मम्मी ये बोलती थी कि है ना बिगड़ेल घर की है, वेश्या है, इसलिए तो छोटे कपड़े पहन रहे, जबकि मेरी उम्र 10-12 साल की थी। तभी मैंने ये चीज़ देखी कि वाह मम्मी, पता नहीं बड़ी मम्मी बोल रही है वेश्या है, मम्मी वेश्या क्या होता है? तो मम्मी ने बोला कुछ नहीं होता है, वो लोग अच्छा बोल रहे तू जाने दे। तो ये चीज़ छोड़ के फिर बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि ऐसा बोलते हैं। जैसे 11-12 साल की हुई, खुद का सगा भाई मतलब गलत तरीके से छुरा, समझ तो नहीं आया, पर मैंने जो हाथ में आया मार दिया, उसको मार दिया डायरेक्ट ही। तो मम्मी को जाके बता रही, मम्मी ऐसे हाथ लगा रहा है ये मेरे को यहाँ पे। तो मम्मी को समझ में आ गई, तो मम्मी ने उसको बहुत मारा। बड़ा है आपसे? बहुत बड़ा है, मुझसे 10 साल बड़ा है। सगा भाई? मेरा सगा भाई। तो जैसे ही मम्मी को पता चला मम्मी मार रही, तो बड़ी मम्मी बोल रही कि क्या है, लड़के पे हाथ उठा रही है, कैसी माँ है, बच्चलन माँ है, बिगड़ेल माँ है, जो अपने बच्चे को ऐसे मार रही है। उनको ये नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। जब भाभीसा को सब चीज़ बताई है उन मम्मी ने, तो उन्होंने बोला तुम्हारी बेटी में खोट है, तुम्हारी बेटी नीच है, इसलिए तो उसके साथ ये हो रहा है कि किसी और ने किया होगा, इल्ज़ाम इस भाई पे लगा रही है कि हम तो खानदानी राजपूत है, मेरा पति ऐसा नहीं कर सकता। बोला राजपूत? मम्मी ने बोला क्या राजपूत, कौन सा राजपूत? जब भी मेरी बेटी की इज्जत के साथ खेलेगा तब राजपूत कहलाओगे तुम लोग। पापा ने ये बोला कि जाने दे बात को। मेरी मम्मी ने बोला नहीं, गांव के लोगों को जो सोचना है सोचे, जो बोलना है बोले, जिसको जो बोलना है बोले, इसको घर से बाहर निकालो। तब मम्मी ने दोनों को बाहर निकाल दिया घर से। कई लोगों ने गलत चीज बोली कि माँ होके भी ऐसा कर रही है, घर से बाहर निकाल दिया बेटे को, वाइफ को, नई नई शादी हुई है, पर ये चीज नहीं बताई मम्मी ने। बोल जानते थे कि सारा झेलना मुझे ही पड़ेगा, क्योंकि लोग सारा इल्जाम मेरे ऊपर ही डालेंगे। कई साल तक भाई नहीं आया, पर हाँ जब भी आता था दारू पी के मम्मी को गालियां देना, कुछ न कुछ बोलता रहता था। जैसे मतलब 10th में थी, तब टाइफाइड की वजह से मैं बहुत बीमार हो गई थी। मतलब भाई को वापस मम्मी ने माफ़ करके 2-4 दिन घर पे रहा। टाइफाइड हुआ तो उसने क्या करा कि जैसे मैं जा रही थी बाहर, बोले कि तेरे भाभी सा काम बता रहे, काम कर ले। मैंने बोला मैं काम नहीं कर सकती, अभी टाइफाइड है, मैं दीदी को वहाँ छोड़ के आ रही हूँ बाहर की तरफ। तो वो आते ही पीछे से पता ही नहीं चला, यहाँ इस तरफ इतनी जोर से मारी कि मैं दीवार से जाके टकरा गई। तो इस तरफ बहुत जोर से लगी थी मुझे, तो मम्मी ने पीछे से आके और मारी उसको कि आते हुए तुम्हें 2-4 दिन ही नहीं हुआ और मेरी बेटी पे फिर से वही सुलूक कर रहे हो तुम लोग, तो क्या पीछे चीज़ की भड़ास निकाल रहा है तू। तो फिर से मम्मी ने बाहर निकाला, बोले तुम जाओ यहाँ से, निकलो तुम मेरे घर से। तो बोले ये मेरा भी घर है, मैं भी हिस्सा लूंगा। मम्मी ने बोला हिस्सा देखा जाएगा एक बार, मुझे हिस्सा विस्सा देना होगा मैं दे दूंगी, बाकी मैं केस लड़ लूंगी।
गांव के कई सारे लोग बोलते थे कि पता नहीं इसके घर में क्या होता है बार बार, जबकि गांव में बहुत जगह, मैं बोल रही हूँ गांव के अधिकतर जगह गलत होता है, पर औरत चुप हो जाती है। औरत हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, चुप ही हो जाती है। चाहे उनके साथ कोई भी गलत कराओ, चाहे उनका मामा हो चाहे कोई भी हो, वो चुप हो जाती है। पर मेरी मम्मी यही बोलती थी कि कभी चुप नहीं रहना, चाहे कोई भी हो, मार या उसको केस कर, डायरेक्ट बात है, चाहे इज्जत उनकी जाए, लोग जो बोले जो बोलने दे, तू चुप मत रहे। जैसे 16-17 साल की थी, मम्मी ऑफ हो गए। उसके बाद तो पापा वैसे कोई तो प्यार करता ही नहीं था, तो पापा ने बिल्कुल पढ़ाई छुड़वा दी। खुद ही कमाती थी, खुद ही घर बैठे पढ़ाई करती थी। एक तरह से डिप्रेशन में भी आ गई थी, क्योंकि वो माहौल नहीं मिला, अंदर ही अंदर रहती थी, घर के अंदर, बाहर जाना ही नहीं। तो उस प्यार की कमी बहुत सताती थी, मम्मी को बहुत याद करती थी मैं। उनके ऑफ होने के बाद सबसे ज्यादा अपनी मम्मी को याद करती हूँ, आज भी उनको ही याद करती हूँ। क्योंकि पापा बड़ी मम्मी की बात सुनते थे, सबकी बात सुनते थे, बुआ की बात सुनते थे, ना पढ़ाते थे ना कुछ नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा मैं अपनी पढ़ाई से खुश थी। बाहर जाना, खेलना, पढ़ाई करना, यही पसंद था मुझे, और वही चीज मुझसे छीन ली। जब ये सब कुछ, शादी कब हुई? अभी 2024 को। तो शादी घर वालों ने करवाई? नहीं, लव मैरिज है। तो वो आपकी लव मैरिज कैसे हुई? जिसको मैं अच्छे से जानती हूँ ना, तो उसकी एक पहले से मैरिड था। मैरिड था। दूसरी चीज ये कि मैरिड होने के बाद मैंने उसको बोला था कि तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे, तुम्हारी वाइफ भी नहीं मानेगी। बोले मान जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, सबको मैं मना लूंगा। 8 साल तक काफी वेट किया मैंने, अभी 2019 से लगा के 2024 तक। तो आपने शादीशुदा आदमी से शादी करी थी? शादीशुदा से मैं शादी नहीं करना चाहती थी, पर जैसे मैं फ्रेंडली पे बोलूँ, एक लड़का था जिससे मैं बात शेयर करती थी। मेरी एक फ्रेंड भी थी जो स्कूल से लगा के कॉलेज तक थी, उससे भी मैं सारी बात शेयर करती थी। उस दोनों को बताया तो उन्होंने बोला तेरा उसके साथ नहीं रहेगा। मैंने भी बोला हाँ सही बात है। तो फिर जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, उसने बोला कि उसको सब बात पता थी, तो उसने बोला मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, तू पढ़ना लिखना, मैं भी पढ़ रहा हूँ, तू भी पढ़, और एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, कुछ बन जाता हूँ, तू भी पढ़, तू भी कुछ अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं तो कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे दोनों मिलके। तो अच्छे से जानती थी काफ़ी टाइम से, तो मैंने बोला हाँ ठीक है, तेरे से ही शादी करना ठीक है। उसके बाद उसने क्या करा कि उसकी फैमिली वाले को, जिससे मेरा दोस्त था, उसकी फैमिली वाले को, उनको सभी को, हमारे सिंपल फोटो ही थे साथ वाले, वो भेज के इंस्टाग्राम पे वीडियोस वगैरह डाल के, ऐसा मतलब एक तरह से मेरा ही नाम खराब कर दिया उसने। आपके बेस्ट फ्रेंड ने? बेस्ट फ्रेंड ने नहीं, मेरे जो अभी पति थे उन्होंने। अच्छा। शादी नहीं हुई उससे पहले। इस तरीके से मतलब मेरे को एक सिचुएशन ऐसी ला दी कि ना चाहते हुए भी मुझे उससे ही शादी करनी पड़ी। ऐसे हालात उसने ला दिए थे। उस टाइम माइंड काम नहीं कर रहा था कि मुझे क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि पहले मम्मी चल बसे, उसके बाद पापा की मौत हो गई। पापा से पहले मेरी जो क्लोजली मेरी एक सिस्टर की तरह थी, मेरे घर के पास ही, बहुत ज़्यादा क्लोज थी मेरे, हर दिन मेरे दिन में वो मेरे साथ ही रहती। उसकी मौत के बाद, मतलब 3 लोगों की मौत के बाद मैं एक तरह से दिमाग काम करना बंद हो गया। 2019 में मम्मी चल बसी, उसके बाद मेरी एक बहन जैसी चल बसी, उसके बाद पापा चल बसे। एक तरह से मेरा माइंड नहीं काम कर रहा था उस टाइम। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, किसी से तो मुझे प्यार मिलेगा, किसी से तो मुझे शायद कुछ ना कुछ तो मिलेगा। बचपन से बहुत जलने के बाद ये सोचा कि चलो उसकी फैमिली वाले मुझे अगर माँ बाप का प्यार दे देंगे बहुत है। उसने बोला मैं मना लूंगा। मंदिर में शादी कर ली, सब कुछ कर लिया। उसके बाद गुजरात में रहे हम काफ़ी टाइम। उन्होंने बोला मैं मना लूंगा। जब उसकी पत्नी ने मरने की ऐसी धमकी दे दी, उसकी खुद की बेटियों को मारने की धमकी दे दी उसकी माँ ने, बाप ने, तो उसने मेरे को बीच रास्ते में छोड़ दिया। तब मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया कि आपको नहीं। गुजरात ले जाने के बाद वहीं पर ही छोड़ दिया था उसने?
गुजरात नहीं, राजस्थान में आए थे वैसे हम। उन्होंने बोला कि मैं अपने मम्मी पापा को मनाऊंगा। तो उसकी मम्मी डायरेक्टली मेरे पास जब मुझे बुलाया तो बोले खानदानी राजपूतों की बेटियां ऐसे थोड़ी करती है, ऐसे थोड़ी करती है। लड़का तो कहीं पे भी जाके मुंह मार लेता है, चलता है, लड़कों का क्या होता है। उनकी इज्जत थोड़ी जाती है, इज्जत तो लड़की हुई जाती है। तुम्हें संभल के रहना चाहिए था। लड़कों का क्या है, कहीं ये कल यहाँ जाएगा कल वहां जाएगा, जिसके चाहे चाहे रहे, चाहे कुछ भी हो। मैं तो बोलती हूँ हमारे वहाँ गांव में भी अगर कोई भी लड़का लड़की के साथ गलत करेगा तो लड़की को ही गलत करेंगे। वहां पे इतना माहौल बना देंगे कि ना चाहते हुए हम सुसाइड करने के माहौल में आ जाते। और मैंने कोशिश भी करी, एक बार दवाइयाँ खा ली, पुलिस केस भी हुआ, पर वो बंद हो गया, कुछ नहीं करा उन्होंने। तो शादी के तुरंत बाद ही आपको बेबी हो गया था? तुरंत बाद नहीं, फिर मतलब कब, कितने टाइम हो गया आपकी शादी? दिसंबर 2024 में पता चला। अभी आपके 1.5 साल हुआ है शादी को? नहीं, अगस्त 2024 को तो हमने शादी करी थी। 1 साल ही हुआ ना फिर? हाँ। तो जब आपका बच्चा हो गया तो फिर बच्चे के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं दिखाया? नहीं, बच्चे के लिए भी कुछ नहीं। अभी भी मैंने मतलब जब भी नरेला से कॉल करने के लिए कोशिश करी, फोटो भेजने के लिए, तो पहले तो उन्होंने व्हाट्सएप बंद कर दिया। दूसरी चीज़ उन्होंने बोल दिया कि बंद कर दिया, सिम ही बंद कर दिया नरेला से कॉल करने पर। दीदी ने कॉल किया था तो वो इन्फॉर्मेशन कॉलिंग के लिए कि आपकी वाइफ इधर आके रह रही है। हाँ, तो उन्होंने सिम ही बंद कर दिया। आपने पुलिस, अच्छा आप गए थे, आपकी कोई मदद नहीं की गई? करे, केस करने पर कुछ नहीं होता है। अगर मैं घर पे भी रहती थी, ऐसा नहीं कि अगर मैं घर पे रहती तो ठीक थी, पर मेरे अंकल आंटी बुआ ऐसा मतलब हर दिन लड़ाई झगड़ा, हर लड़ाई झगड़ा, इतना लड़ाई झगड़ा करते थे कि उस माहौल में रहने का मन ही नहीं करता था। बस अकेले थी मैं, दोनों बहनों की शादी हो गई थी, भाई बाहर रहता था छोटा वाला, मैं अकेले रहती थी बस। तो उस अकेले माहौल में अगर मैं बीमार भी हूँ तो किसी को, चाहे बच्चा भी होगा ना, तो मेरे घर के अंदर नहीं आ सकता है। इतनी उन्होंने मतलब मेरे को अंदर ही अंदर रखा था। तो उस चीज़ में मैं बहुत मतलब अकेला फील करती थी खुद को। तो फिर आपको मायका महिला आश्रम के बारे में कैसे पता चला? मैंने मतलब कि पहले तो लगा कि सरकारी कोई एनजीओ हो तो शायद मैं अपने बच्चे के साथ कहीं रह सकूं, पर ऐसा कोई एनजीओ नहीं आया। फिर आपके वीडियोस देखे, बहुत टाइम तो मतलब डर लग रहा था कि पता नहीं क्या है क्या है। बहुत टाइम तक मैंने वेट किया। चलो, जब मेरा 5वां महीना था तब भी मैंने वेट किया, यार नहीं, पता नहीं, डर लग रहा था कि जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो एक बार देखते हैं। दीदी के पास थी तो देखते हैं, दीदी रखे तो दीदी को सब पता था सारी बात। तो दीदी ने बोला कि हाँ हम रख रहे। बहुत दिन तक तो इन्होंने ऐसे ही बोला। फिर जैसे 7वां 8वां महीना लगा तो उन्होंने बोला कि बच्चे को किसी को दे दे या फिर अबॉर्शन करवा ले। 7वां महीना में कैसे अबॉर्शन करवाएं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। 3 महीने तक नहीं पता चला। मैं काम के अंदर ही बिजी हो गई थी, खुद को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए इतना काम करने लगी कि मतलब कभी खाती कभी नहीं खाती थी। एक टाइम खाना खाती, एक टाइम नहीं खाती थी। रात को तो रोती रहती थी, बस सुबह जॉब जाती रहती थी। उसके बाद 3 महीने बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर तो अबॉर्शन हो भी नहीं सकता था। हाँ, तो दीदी बोले कि नहीं हो जाएगा, वहाँ पर इतने पैसे लेते 30-40 हज़ार रुपये, तो कर लेंगे। तो मैंने बोला मुझे नहीं करवाना। उन्होंने बोला बच्चा किसी को दे देना, अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा और कहीं तेरी शादी करवा देंगे। मैंने बोला मुझे शादी तो करनी नहीं है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं पढ़ लिख लूँगी, मैं बच्चे को भी रखना चाहती हूँ और पढ़ लिख लूँगी। तो दीदी ने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रात रात को परेशान करते थे। फिर मैं वहाँ सोचा कि अब तो जाते हैं। फिर आश्रम की तरफ मैंने कॉल भी किया था, मैसेज वगैरह दीदी को, आश्रम में जवाब भी मिला मुझे। तो 8वां महीना लग रहा था तो दीदी ने बोला कि आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे, कि बच्चा हो सकता है बीच रास्ते में आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो फिर बोला कि चलो ठीक है, हाँ ट्रैवल करना सही नहीं है। उस टाइम गुजरात के अंदर चली गई तो मैंने बोला ट्रैवल करना सही नहीं है, डॉक्टर ने भी मना कर दिया। तो मैंने बोला ठीक है। बच्चा होने के बाद दीदी ने बोला बच्चा होने के बाद आराम से आप आ जाना, हमसे कांटेक्ट कर लेना। तब मैं बच्चा हो गया, उसके 1 महीना तक मैं अपने फ्रेंड के पास ही रही थी।
जहाँ मैं उसके साथ काम करती थी। तो उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया, हर चीज़ उसने मेरे करी। पर उसके पापा ऐसे थे कि मतलब उसके मम्मी को मारना, बेटियों पे अत्याचार करना, तो वो मेरे को देखना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बचपन से वही चीज़ देखती आ रही हूँ, तो वही चीज़ सहन नहीं हो रही थी मुझसे। तो मैंने वही चीज़ बोली कि उर्वशी तू एक काम कर, तेरे पापा के खिलाफ कुछ बोलती क्यों नहीं है? तो बोला कि यार क्या बोलूँ इनको, काम कुछ करते नहीं, बस दारू पीते, मम्मी को मारते। तो वो एकदम से चुप हो जाती थी। वो बोलती थी कि इनको बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, मेरा पापा जो रह गया। फिर मेरे को लगा कि अगर मैं यहाँ पर रहूँगी ना तो मेरा बेटा भी वैसा ही बनेगा जैसा ये लोग हैं। इसलिए मैं सोचा चलो दीदी से कांटेक्ट किया, दीदी से नंबर वगैरह एड्रेस सब लिया, दीदी ने एड्रेस दिया। फिर आई मैं इधर नरेला। आते ही दीदी ने सब ने मिलके काफ़ी मतलब ख्याल भी रखा। आते ही हस्बैंड से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, पर हस्बैंड ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो दीदी ने फिर बोला कोई बात नहीं। तो जब आप इधर आए, नरेला वाले आश्रम में रहे आप, तो नरेला वाला आश्रम में जो माहौल है, जो स्टाफ है, वो कैसा है? बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा कुछ, मतलब बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं जो वहाँ से रह के जा चुके हैं कि भाई बहुत लड़ाकू स्टाफ है, खाने पीने को नहीं देते हैं, पार्शलिटी करते हैं, ऐसा कुछ है वहाँ पे? नहीं, सुमन दीदी ने मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार मुझे सुमन दीदी ने बहुत दिया है। जब मतलब मेरे को पता नहीं था कि दूध वगैरह लेना, दो आओ अंदर दूध लेके जाओ, मतलब कोई काम मुझे नहीं बताया। आराम करो, बच्चे का ध्यान रखो। और मेरे को बच्चे को नहलाना सही से नहीं आता था, सच्ची बोलूँ तो। वहाँ पे जो लेडीज़ थी उन्होंने मुझे बताया भी, मालिश करना, सही से रखना, वो सब बताया। इधर भी आई हूँ तो इधर भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा रूम में हेल्प मिली है। और ऐसा नहीं कि मेरे को काम करना है, करना ही है, नहीं, मेरी मर्जी होगी तो करूँ, नहीं करूँ तो कोई दीदी का बोला कि किसी को और से करवा लेगी। दीदी बोलती है जो हो वही करो। तो मतलब हमारा जो मायका महिला आश्रम का स्टाफ है वो कोऑपरेटिव है हर महिला के हाँ। साथ। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम गाली गलौज कर रहे हैं या कुछ बदतमीजी कर रहे हैं, खाने को किसी को कम किसी को ज्यादा, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं। सबको बराबर मिलाता है। हाँ। और जैसे अब आपका बच्चा है बहुत छोटा सा, मैं बता दूं आपको, ये 1.5 महीने के बच्चे के साथ यहाँ पे आई है। तो जो बच्चे का मेडिसिन होता है या कुछ भी होता है तो वो मायका महिला आश्रम आपके लिए कर रहा है। हाँ। दूध वगैरह सब आपको टाइम पे दिया जाता है। हाँ। तो जैसे एक सवाल और है, आखिरी सवाल है, कि जैसे लोग बोलते हैं कि हम यहाँ पे, बोलना तो नहीं चाहिए, कि यहाँ पे जो महिला है या हमने जो आश्रम खोला है धंधा करवाने के लिए खोला है, तो ऐसा कुछ आपने देखा अभी तक? नहीं, देखा भी नहीं है और होता भी नहीं है। क्योंकि एक तरह से मैं बोलूँ कि अपने गांव के पीहर से और ससुराल से तो बेहतर यही है। उस घटिया माहौल से तो ये सबसे बेटर है। कम से कम यहाँ वो चीज़ नहीं है। मैं जिस प्यार के लिए बचपन से तरसी हूँ ना, यहाँ पर उन लोगों ने दिया है। ऐसा लगता है कि जैसे कि फैमिली हो तो ऐसी हो। यहाँ पर रह के पता चला कि वास्तव में प्यार क्या है, लोग क्या है, इंसानियत क्या है। मैंने इंसानियत नहीं देखी। तो जो महिलाएं यहाँ से रह के जा चुकी हैं, कुछ महिलाएं इतनी बदतमीज है, इतनी सेल्फिश है कि खुद गलत होती है और फिर आके हमारे पेज पे आके कमेंट करती है, यूट्यूब चैनल पे कमेंट करती है कि ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे है। इसलिए मैंने जानबूझकर अभी जो हाल ही में वीडियोस आ रही है आपके सामने, मैंने जानबूझकर हमारे स्टाफ के बारे में पूछा है, क्योंकि इतने कमेंट्स आने के बाद मुझे भी कहीं ना कहीं 1% शक होने लगा था कि कहीं हमारा स्टाफ सही में ऐसा तो नहीं है। मगर फिर जब तहकीकात होती है चीज़ों की, कैमरे देखे जाते हैं, तो पता चलता है वो महिला ही गलत होती है जो हमारे स्टाफ को मतलब कहते हैं ना कि पोक करती है, प्रोवोक करती है, फिर मतलब उन्हीं की हरकत गलत होती है, तब जाके हमारा स्टाफ ऊंची आवाज में बात करता है या फिर उनको बोल दिया जाता है कि आप अपना बैग पैक कर लो। देखो, ये आश्रम है, ये मायका है, ये एनजीओ है। अगर आप लोग बेटी बन के रहोगे तो बेटी बन के ही आपको बेटी की तरह ही यहाँ पे प्यार दिया जाएगा। अगर आप चाहोगे कि आप हमारे बॉस बनो या आप हमारे ऊपर राज करो तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। बहुत कम महिलाएं ऐसी होती है, 0.1% महिलाएं ऐसी होती है, मगर वो जब जाती है ना तो माहौल खराब करके जाती हैं, जिस वजह से ना कहीं हमारे को और अविनाश भैया को 1% ऐसा लगता है कि क्या हमने गलती कर दी मायका आश्रम चलाकर। कुछ महिलाएं ऐसी होती है कि मतलब हमें हमारी औकात दिखा जाती है, क्योंकि मेरी वीडियोस भी डली हुई हैं,
जो हमारा स्टाफ है उनकी भी वीडियोस डली हुई है, तो हमारे पर्सनल चीज़ों पे आके हमारे को बोलती हैं, तो वो चीज़ गलत है। देखो, अगर हम काम कर रहे हैं, अगर हमारी वीडियोस आपके सामने डली हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी महिला आएगी और मुँह पे कुछ भी बोल के चली जाएगी। वो चीज़ अविनाश भैया को बर्दाश्त नहीं है, इनफैक्ट किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो आपके लिए ये वीडियो में इसलिए ये सवाल मैंने पहली बार पूछा, आज तक मैंने कभी भी ऐसे सवाल नहीं पूछे किसी भी महिला से। और साथ ही साथ मेरे को सुनने में तो आता था कि राजस्थान में ऐसे बहुत से गांव हैं जहाँ पे बेटी को कुछ नहीं माना जाता है, मगर फिर उसके बाद जो राजस्थान में मुहिम चलाई गई है, बहुत सारे लोगों ने मुहिम चलाई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अलवर में बहुत जगह ऐसी जगह है जहाँ पे महिलाओं के लिए काम हो रहा है, बेटियों के लिए काम हो रहा है, मगर शायद वो चीज़ें, मुझे लगता है कि वो सिर्फ चीज़ें दिखाने के लिए, अगर ऐसी आज भी केसेस हैं तो फिर कहाँ है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला आंदोलन? तब कहाँ रह जाता है आपका वो? मतलब आज भी ना मुझे ऐसा लगता है 2025 नहीं, वही पुराना टाइम चल रहा है जहाँ पे औरतों को कुछ नहीं समझा जाता, पैरों की धूल समझा जाता है, रौंद के रखो, बेटी हो गई भाई अभिशाप हो गया, दहेज देना पड़ेगा। कभी कभार मुंह में शब्द नहीं होते कि क्या बोलना है। बहुत बुरा लगता है कि यार अपने ही माँ बाप ऐसे करें, अपना ही भाई हमारे साथ ऐसा करे, अपने ही सगे संबंधी हमारे साथ ऐसा करे, तो फिर तो बाहर वालों पे इंसान बाहर कब जाता है? तभी जाता है जब उसको घर में अपनेपन नहीं मिलेगा, घर से प्यार नहीं मिलेगा। और जब इंसान बाहर चला जाता है तो तुम लोग 10 सवाल लड़की पे उठाते हो कि तू ही गलत है, तू ही बच्चा लाना है। अरे तुम उसके घर पे तो जाके देखो कि उसको घर से क्या माहौल मिल रहा है, घर से क्या चीज़ें मिल रही हैं, तभी इंसान बाहर जागता है, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो। मैं मुंह पे कह रही हूँ, ऑनलाइन कह रही हूँ, लाइफ पे कह रही हूँ, इंसान तभी बाहर जाता है जब उसको घर से प्यार नहीं मिलेगा, घर से अपनापन नहीं मिलेगा, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो चाहे वो बच्चा हो, तभी वो बाहर कदम रखता है और बाहर से प्यार उम्मीद रखता है। और जब बाहर से वो प्यार की उम्मीद रखता है ना कहीं वो ठोकरें भी खाता है, जैसे मैंने खाई, इन्होंने खाई, बहुत लोगों ने ठोकरें खाई। और ठोकर खा खा के इंसान इतना पागल हो जाता है कि वो किसी पे विश्वास ही नहीं करता। फिर लास्ट में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, सुसाइड भी कमिट करते हैं। कई लोग बच जाते तो कई लोग मर जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, अगर तुम लोगों से रिश्ते नहीं निभाए जा रहे ना तो मत निभाओ, मगर ऐसे टॉर्चर मत करो। और ये बताऊं, बेटा और बेटी तुम्हारे हाथ में नहीं, ऊपर वाले के हाथ में है, समझ आ रही है? और साइंटिफिकली मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, समझ आ रही है? तो औरत को ना बोलना बंद कर दो तुम लोग। पता नहीं कब भेजे में घुसेगी ये बात कि औरत नहीं है जिम्मेदार जेंडर के लिए, आदमी जिम्मेदार है और ऊपर वाला है जो देता है। मैं अगर ज़्यादा बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी क्योंकि मुझे खुंदक आ रही है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।